ध्रुव ने गौर से उस सफेद डब्बे को देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, ऐसे कहा जाता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का दिल को ढूंढ सकता है, लेकिन मैंने जब से इसको ढूंढा है इसने तब से तो कोई भी इशारा नहीं किया है। इतना कहते ही उसने परी की ओर देखा और उससे भारी आवाज में कहा, देखो मैं 3 तरह के डिब्बे रोशनी का इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे शरीर में जहन को एक जगह पर पहुँचाने के लिए। ऐसे में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। वेट करता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार रहो। तुम्हें इसे कैसे भी करके झेलना होगा। अगर तुम इसे झेल नहीं पाए तो मेरे लिए आगे का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये सुनते ही परी ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया और अपना सिर हिलाकर ध्रुव को हामी भर दी। परी अच्छे से जानती थी कि ध्रुव ने उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब जबकि सारा सामान इकट्ठा हो चुका था तो ऐसे में तो परी बिल्कुल भी हार नहीं मानती, फिर चाहे इलाज कितना ही ज्यादा डर भरा क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो नाकामयाब रहती तो ध्रुव ने जो इतने टाइम से इतनी मेहनत की है वो सारी बेकार चली जाती। जिसके बाद ध्रुव ने अपने कांपते हुए हाथों को बढ़ाते हुए परी से कहा, सबसे पहले मुझे तुम्हारे शरीर पर लगे उस पॉइजन सील को हटाना होगा और पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से फूटने देना होगा। ध्रुव इस वक्त काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि अगर वो पॉइजन बॉडी को दबाने में नाकामयाब रहा तो शायद परी वहीं के वहीं मर जाती। लेकिन परी की आंखों में ध्रुव के लिए एक अजीब सा भरोसा था और वो जानते थे कि ध्रुव उसे किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। इस भरोसे के चलते परी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। ध्रुव ने मुश्किल से काबू पाया और फिर जहरीले निशान की तरफ देखने लगा जहाँ पर उसकी सील थी। ध्रुव ने देखा कि परी का जहर उस सील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों में गहरे हरे रंग की रोशनी जलाई। ऐसा करते ही तुरंत उसका हाथ उस जहर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ध्रुव ने उस हिस्से को छुआ वहाँ से धुआं निकलने लगा और परी के शरीर पर एक लाल रंग का निशान बन गया और वो निशान पूरी तरह धीरे धीरे परी के शरीर पर फैलने लगा। इस दौरान परी के शरीर से लगातार जहर निकलता रहा। ध्रुव ने परी की सील अलग कर दी, जिसके चलते परी की आंखों का रंग भी बदलने लगा। ध्रुव महसूस कर रहा था कि उस कोहरे वाले जहर में एक अजीब सी बदबू थी। आखिरकार जब परी का जहर पूरी तरह फूट गया तो परी का चेहरा ऐसा हो गया जिसे वो आंखें खोलकर पूरी तरह बेहोश हो गए हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा था जो उसे अपने शरीर में महसूस हो रहा था। जाहिर सी बात है कि परी की आत्मा अपने जहर को जैसे तैसे करके रोकने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम था। इस बात के चलते उसने तुरंत अपने शरीर से और भी ज्यादा गहरे हरे रंग की रोशनी बाहर निकाली और अचानक से उसके काले रंग की अंगूठी भी कांपने लगी और अगली पल उस अंगूठी में से बर्फीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और उसके सामने तैरने लगी। ध्रुव ने उस सफेद रंग के रोशनी को पकड़ा और अपने गहरे हरे रंग की रोशनी में पकड़ लिया। जैसे ही वो 3 तरह के डिब्बे रोशनी आपस में टकराए तो एक अजीब सा बदलाव होने लगा। लेकिन अब तक ध्रुव उन तीनों को एक साथ काबू करना सीख गया था, इसलिए कुछ ही पलों में उसने तीनों डिब्बे रोशनी को एक साथ मिला दिया। आखिरकार ध्रुव के हाथ में एक हरे और सफेद रंग की रोशनी जलती हुई दिखी, जिसमें एक बेहद खतरनाक ताकतवर रोशनी महसूस की जा सकती थी। ध्रुव एक पल के लिए झिझकने लगा, जिसके बाद उसने परी के शरीर से घने जहरीले कोहरे को बाहर निकलते हुए देखा। ऐसा करते ही उसने एक गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने अपने हाथ लहराकर उस रोशनी को परी के चारों ओर भेजना शुरू कर दिया। उस रोशनी ने परी के जहर को घेरा ही था कि उसके आसपास का मंडराता जहर जलने लगा और अचानक परी के शरीर में वापस चला गया। जब वो जहरीला कोहरा परी के शरीर में वापस गया तो एक झटके में परी का शरीर कांपते हुए इस पत्थर से दूर जाने लगा। लेकिन ध्रुव इस बात के लिए तो पूरी तरह से तैयार था, इसलिए जैसे ही परी का शरीर पत्थर से दूर जाने लगा तो फिर ध्रुव अपने जगह से खड़ा हुआ और उसने डिब्बे रोशनी से ढके हुए हाथ को परी को कंधे को पकड़ते हुए उसे दूर जाने से रोक दिया। और फिर ध्रुव ने परी को रोककर अपने हाथ में एक सील बनाना शुरू की और उसके हाथ की रोशनी कई हिस्सों में बदलकर परी के अंदर जाना शुरू कर दी और आखिरी में वो परी के अंदर जाकर उसके जहर को खत्म करने लगी। परी के शरीर के अंदर सफेद और हरे रंग की रोशनियां छोटी छोटी हिस्सों में फैल रही थी। किस्मत से ध्रुव की मौजूदा शक्तियाँ पहले से बहुत ज्यादा थी, नहीं तो वो शायद रोशनी कितने सारे टुकड़ों को काबू कर ही नहीं पाता। धीरे धीरे वो डिब्बे रोशनी ध्रुव की दहशत में पूरी तरह से फैलने लगा। इस वक्त पूरे समय उसके शरीर से जलने की आवाज आ रही थी और आखिर में वो जहर पूरी तरह परी के पेट की तरफ जमा होने लगा और ध्रुव के डिब्बे रोशनी भी वहाँ पर पहुँचकर रोशनी के गोले में बदल गए। उस रोशनी के गोले ने परी को जहर को पूरी तरह से कैद कर लिया, जिससे वो बचकर कहीं भाग ही नहीं पाता। इतने में ध्रुव ने उस कोहरे को देखते हुए आह भरा और तुरंत उस तिलिस्मी पत्थर को परी के पेट पर रखते हुए कहा, जहरीला कोहरा इकट्ठा हो गया है, अब उसके जगह ये तिलिस्मी पत्थर लेगा और साथ ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड का इस्तेमाल कर मैं जरा एक सेकेंड। इतना कहते ही वो पत्थर जैसे परी के पेट से टच हुआ तो अचानक वो तिलिस्मी पत्थर बहुत जोर से चमकने लगा। इस चमक के साथ वो तिलिस्मी पत्थर धीरे धीरे परी के पेट के अंदर जाने लगा और परी के शरीर ने बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में उस पत्थर को निकल लिया, जिसके बाद वो पत्थर जहरीले कोहरे के बीच में जाने लगा। अब जो कि वो तिलिस्मी पत्थर अंदर चला गया
तो ध्रुव की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी नजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड पर की, क्योंकि अगला कदम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। ध्रुव ने उस सफेद डिब्बे में से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड बाहर निकाला और उसे अपने डिब्बे रोशनी से ढक दिया। और जैसे ही वो लिक्विड डिब्बे रोशनी से टकराए, वो लिक्विड बौखलाने लगी और वो रोशनी से दूर भागने की कोशिश करने लगा। मगर ध्रुव कुछ ऐसा नहीं होने देने वाला था। भले ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की लिक्विड बहुत ही ज्यादा अनोखी थी, लेकिन उसे परी के शरीर के अंदर भेजने से पहले उसे अच्छे से निखारना बेहद जरूरी था। वो हरे और सफेद रंग की रोशनी लगातार बाहर निकलती रही और उस बेहद गर्म रोशनी में लगातार 2 घंटे बाद आखिरकार वो काबू में आ ही गया। ध्रुव ने उस लिक्विड को बाहर निकालकर परी के शरीर के अंदर भेजना चाहा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस लिक्विड में अब एक हरे रंग का मोती भी दिखाई देने लगा। वो मोती कांपते हुए सीधा ध्रुव के हाथों में चला गया था। उसे देखकर ध्रुव एक पल के लिए हैरान रह गया, जिसके बाद उसने कुछ पल के लिए सोचते हुए कहा, कहिए मोती बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड का बीज तो नहीं है। दरअसल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिल की तरह बहुत ही कीमती चीज थी। आमतौर पर वो बीज पेड़ से गिरते ही चकनाचूर हो जाता और पाउडर में बदल जाता, इसलिए किसी के लिए भी उसको हासिल करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल था। इसी के साथ ध्रुव के ख्यालों में एक और बात आई। इसका मतलब जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड जब डिब्बे रोशनी से चलता है, तो उसमें से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का बीज तैयार हो सकता है। भले ही ऐसा कहा जाता था कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दिल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड को ढूंढना जरूरी था, लेकिन वो इसलिए जरूरी था कि उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड में से वो बीज मिल सकता था। उस बीज को हासिल करने के बाद ही कोई इंसान उस मशहूर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड के दिल तक पहुंच सकता था। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता था। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड इसलिए इतना खास था क्योंकि उसके इस्तेमाल से किसी महाशक्ति के पूर्वज के अर्ध विद्वान बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन ध्रुव के पास उस बीज को देखने का ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत वो सफेद डब्बा को उठाकर उस बीज को उस डब्बे में भर दिया। ऐसा करते ही उसने तुरंत उस डब्बे को वापस अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। वो बीज बहुत ही ज्यादा कीमती था, इसलिए अगर लोगों के बीच अगर ये खबर फैल जाता तो बहुत बड़ा बखेरा खड़ा हो जाता। जिसके बाद ध्रुव ने अपनी नजर अपने पास में बैठे परी पर की, जिसका शरीर बहुत तेजी से कांप रहा था। ये देखते ही ध्रुव ने रोशनी से उस लिक्विड को तुरंत बाहर निकाला और उसे परी के पेट पर मलना शुरू कर दिया। वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड परी के पेट पर आया ही था कि अचानक उसमें से एक अजीब आवाज निकलने लगी। धीरे धीरे वो लिक्विड परी के अंदर जाने लगा। अंदर जाते ही वो लिक्विड शरीर के अंदर पूरी तरह से फैलने लगा और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को ढकने लगा। वह उस लिक्विड के शरीर के अंदर फैलते परी के बहुत से हिस्से जो कि जहर की वजह से थम गए थे, वो वापस काम करने लगे। इतने में ध्रुव ने अपने उंगलियों को परी के पेट पर रखा और ऐसा करते ही परी के पेट में तैयार हुआ घेरा जगह बनाने लगा। उस जगह से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड अंदर जाने लगा और अंदर जाकर सीधे उस जहरीले कोहरे से टकरा गया। दोनों के टकराते ही एक बार फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी कि तब ध्रुव ने परी से कहा, परी जल्द से जल्द अपनी शक्तियां बहाना शुरू करो और इस जहरीले कोहरे को दबा दो। तुम्हें जल्द उसका जाल तैयार करना होगा। वही ध्रुव के बिजली जैसी आवाज ने परी के आत्मे को एक झटके में जगा दिया और उसने तुरंत अपनी शक्तियां अपने शरीर में तेज रफ्तार से बहानी शुरू कर दी। शक्तियों के बहने से वो जहरीला कोहरा अचानक से दबने लगा और वो सीधा तिलिस्मी पत्थर की तरफ जाने लगा। इस दौरान वो तिलिस्मी पत्थर एक खतरनाक शक्ति बाहर छोड़ने लगा, जिसके वजह से वो जहर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। जहरीला कोहरा और उस तिलिस्मी पत्थर से निकलते हुए जंगली शक्तियां आपस में टकराने लगी और परी के शरीर के अंदर एक धमाका हुआ। फिर वो जहरीला कोहरा अचानक से घूमने लगा और वो उस तिलिस्मी पत्थर के अंदर जाने लगा। धीरे धीरे उसमें शक्तियां भी बढ़ती गई, जिसके बावजूद वो पत्थर धीरे धीरे छोटा होने लगा। जब ध्रुव ने चीजें बेहतर होती देखी तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। अगले ही पल परी को थोड़ी थकान महसूस होने लगी और वो जैसे मदहोश होने लगी। फिलहाल ध्रुव को बस इंतजार करना था कि उसके शरीर में वो तिलिस्मी पत्थर उस जहर को पूरी तरह से सोख ले। एक बार जब ऐसा हो जाता तो उस जहरीले कोहरे को परी जब चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती थी और इससे परी के जान को और कोई खतरा भी नहीं होता। इतने साल पहले जो ध्रुव ने परी से वादा किया था वो आज जाकर पूरा होने वाला था। जिस समय ध्रुव परी का इलाज कर रहा था उस समय एल्गार शहर से काफी दूर एक बर्फीले मैदान के बड़े से हॉल में काफी ज्यादा हंगामा मच गया था। तुम जवान लोगों को साथ लेकर गए थे वासला और तुम अकेले आए हो और उस पर भी कहते हो कि काम पूरा नहीं हो पाया। क्या यही तुम्हारी काबिलियत रह गई है? यह आवाज एक सफेद कपड़े पहने वाले आदमी की, जो कि बर्फ से बने कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी और एक गुस्सा नजर आ रहा था, जिसके साथ ही वो सामने खड़े एक बूढ़े आदमी को देख रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने घबराते हुए कहा, लीडर ये पूरा मामला मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे गलत खबर पकड़ाई गई थी, इसलिए मुझसे तैयारी में चूक हो गई। किसी ने भी नहीं बताया था कि उन लोगों के पास एक ताकतवर महाशक्ति पूर्वज भी है।
सच कहूँ तो मैं किस्मत वाला हूँ जो कि वहाँ से बचकर सही सलामत आ पाया। जिस पर उस लीडर की आंखों में चमक दिखाई देने लगी, जिसके साथ ही उसने कहा, महाशक्ति पूर्वज, कितने सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज है वो। ये सुनते ही वासला ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, वो मेरे हिसाब से वो एक सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज है लीडर, नहीं तो मैं उसके हाथों से बचकर शायद निकल ही नहीं पाता। इतना सुनते ही वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। अब समझ में आया कि वासला की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। वो आदमी एक सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज जो है। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो भी सफेद कपड़े पहनकर बैठा था। लेकिन वासला के जवाब पर लीडर ने दांत पीसते हुए कहा, सिर्फ एक सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज। मुझे किसी भी हालत में वो पॉइजन बॉडी हासिल करनी है। अगर मेरे सामने एक सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज आता है तो वो इतना काबिल नहीं है कि मुझे हार मानने पर मजबूर कर दे। वासला, क्या तुम अब जानते हो कि वो लोग कहाँ गए हैं? इस पर वासला ने अपना सिर हिलाते हुए इनकार किया। वो बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से जान बचाकर भागा था, तो ऐसे में वो भला कैसे पता लगा था कि ध्रुव और उसके साथ आकर कहाँ गए। लेकिन वासला को ऐसा करते देख लीडर के कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अचानक से खड़ा हो गया, जिसे देखकर वासला का शरीर कांपने लगा। तभी अचानक से उस बर्फीले हॉल में अचानक से काला कोहरा दिखाई देने लगा, जिसमें से एक भारी आवाज सुनाई देने लगी, महाशक्ति पूर्वज कारजा, इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए होंगे। अगले ही पल वो काला कोहरा एक इंसान में बदल गया, जिसे देखकर लीडर के कुर्सी पर बैठा लीडर ने कहा, अंधेर नगरी, तुम लोग आखिर मेरे बर्फीले नदी बस्ती में क्यों आए हो? क्या कोई खास वजह है? ये सुनते उस काले कपड़े पहने आदमी की हंसने की आवाज सुनाई दी। इतना समझ लो, कोई है उस पॉइजन बॉडी वाले के साथ जो अंधेर नगरी के निशाने पर है। अब क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, तो क्यों ना हम भी एक साथ ही मिलकर काम करें। क्या कहते हो कारजा? इस बारे में सोचते हुए लीडर के कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने कहा, देखो मुझे सिर्फ वो पॉइजन बॉडी चाहिए, चाहो तो बाकी सबको तुम अपने पास रख सकते हो। वह उस लीडर के मुंह से यह बात सुनते ही काले कपड़े पहने उस आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही, जिसके साथ ही उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, मानना पड़ेगा, तुम हो तो एक काबिल लीडर, नहीं तो इतना समझदार फैसला आखिर कौन ही लेता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों का यह साथ हम दोनों का मकसद पूरा करेगा। तो आखिर कैसे बच पाएंगे ध्रुव और उसके साथ ही अंधेर नगरी और बर्फीली नदी की मिली भगत से जानने के लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा इस कहानी को, जिसका नाम है सुपर योद्धा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर भी बनाते हैं। देखो भैया, इसको बनाने में 5 से 8 घंटे लग जाते हैं एक एपिसोड को, तो यार इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो प्लीज इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। और जो चैनल पे हमारा रजिस्टर लिंक होगा उसको भी प्लीज कर दीजिएगा। प्लीज ज्यादा लालची मत बनिएगा, हम हो सके मतलब जितना आता है हम उतना डालते हैं एपिसोड। तो ये कमेंट मत कीजिएगा कि यार हमें और एपिसोड चाहिए, डेली जितना आता है हम उतना अपलोड करते तो, और जिसके बदले में हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत रजिस्टर कर दे, 50-100 रजिस्टर कर दे। पर रजिस्टर करने वाले की तादाद बहुत कम है। वो लोग रजिस्टर करके कहते हैं यार हमने रजिस्टर कर दिया लेकिन तुम एपिसोड नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर करें, जो कि नहीं करते हैं। और जो करते हैं भाई उनको दुख हो जाता है कि यार हम तो कर दिया लेकिन एपिसोड नहीं आया, लेकिन बाकी सब तो करते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग मिलकर करोगे ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर आप लोग चाहो तो अगले वीडियो में मैं उन लोगों की मिली भगत भी दिखा सकता हूं जो कि जानबूझकर गालियां लिखते हैं कमेंट बॉक्स पर, इसलिए हम कमेंट बॉक्स भी ऑन नहीं रखते अपने चैनल का टेलीग्राम। और हाँ प्लीज मुझे कोई ऐसा मत समझेगा कि मैं उस चैनल का ओनर हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस उस चैनल का एक छोटा सा पार्टनर टीममेट हूँ जो कि बहुत मेहनत से आपके लिए एपिसोड रेडी करता है। तो अगर किसी को बात करनी है तो वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर चैटिंग ग्रुप भी बनी हुई है, वहाँ पर तो मैं रहता ही। तो चलिए